वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 61st क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं और उनमें से हमें सही उत्तर चुन करके बताना है कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है ये नकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ मुद्दों पर कार्रवाई करने से रोकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है ये न्याय संगत होते हैं और इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। थर्ड है उनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। और फोर्थ है इन्हें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ कथन है, इन्हें देख करके सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 62nd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। सेकंड है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। थर्ड है पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था है, सही है। और नागालैंड, मेघालय और मिजोरम ये हैं जो राज्य जिनमें पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली को छोड़कर, यहाँ पुदुचेरी गलत है, दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो 63rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है। सेकंड है किसी धन विधेयक को प्रस्तुत करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना लोकसभा का विशेष अधिकार है। इसमें देख लीजिए स्टेटमेंट। थर्ड है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। तो सही है कि द्विसदनी विधानमंडल कहाँ है, 6 राज्यों में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और यूपी। याद रखिएगा, फिर से देख लीजिए। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र है, कर्नाटक तेलंगाना है, मतलब आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये दोनों हो गए, ठीक है। और यूपी बिहार ये दोनों हो गए, इनके साथ में आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक याद कर लेना बस, ठीक है। 6 हो जाएंगे। फिर किसी भी धन विधेयक को प्रस्तुत करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास जो प्रस्ताव है पारित करना, ये लोकसभा का विशेष अधिकार होता है। और जो आर्टिकल 141 है ये क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी क्षेत्र मतलब सभी न्यायालयों पर ये बाध्यकारी होता है। तीनों करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट होगा। 64th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है राज्य सरकार पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करती है, ठीक है। पहला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 के
धारा 274 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। लोकसभा की सीटों का निर्धारण होता है परिसीमन आयोग के द्वारा, तो थर्ड इसलिए गलत हो गया। और अभी परिसीमन को 2026 तक रोक दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। 65वां क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है, तो 371 मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है 371 सिक्किम और 371 अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सही विकल्प चुनेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब 371 एच से अरुणाचल प्रदेश आप याद रखेंगे, सही है। एफ में क्या है? एफ में सिक्किम है। ठीक है, 371 तो पता ही है, एफ में सिक्किम कर लीजिए, जी में मिजोरम। ठीक है, तो जी फॉर मिजोरम कर लीजिए, एफ फॉर सिक्किम और एच फॉर अरुणाचल प्रदेश, याद रहेगा। 66वां क्वेश्चन अब देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है 1972 के 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 525 से बढ़ाया गया, 545 कर दिया गया, बिल्कुल सही है। तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकसभा में सीटों की संख्या की वृद्धि से रिलेटेड है, 1972। ठीक है, फिर 1975 का 36वां संशोधन अधिनियम आता है। एक 35वां याद रखना है, दूसरा 36वां याद रखना है। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त किया गया, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। 67वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है केंद्रीय सूचना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। सेकंड है केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय अधिनियम धारा 19(7) के तहत बाध्यकारी होता है। थर्ड है केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। फोर्थ है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक पद पर बने रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 68वां क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है इससे समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से जो आपातकाल होता है इसके समय में मूल अधिकार स्थगित रहते हैं, ये लिया गया है। जबकि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया और जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन डी। 69वां क्वेश्चन देखिए, 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई उसके संबंध में है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बनता है और अंतरिम सरकार दोनों ही याद रखनी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग दिया गया इन्हें। जॉन मिथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। CH भाभा के पास वित्त विभाग और लियाकत अली खान के पास विधि विभाग। बताइए कौन सा सही है? इसका राइट आंसर होगा खाद्य और कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। डॉक्टर जॉन मिथाई के पास क्या होगा? तो इनके पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। CH भाभा के पास कार्य और ऊर्जा विभाग था। कार्य, खान और ऊर्जा विभाग गलत हो जाएगा। तो फिर वित्त विभाग किसके पास था? लियाकत अली खान के पास। विधि विभाग था जोगेंद्र नाथ मंडल के पास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था और अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए एक अग्रणी पहल की थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973। जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है सब याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 L1 के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र में वर्धा जिले के हिंगानी के पास स्थित बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए हम लोग चूज करने वाले हैं ऑप्शन सी को, राइट करेंगे। ठीक है, 71st क्वेश्चन में करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट है जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि 1993 में शुरू हुई। क्या ये सही है प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो बिल्कुल नहीं सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1992 होना चाहिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर्स 1973। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। भारत में विश्व में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या है जो 2017 की जनगणना के अनुसार 27,312 अनुमानित है।
क्या ये सही है? तो ये भी सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, मतलब पहला गलत था और दूसरा सही है। तीसरा देखिए, एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की गंभीर दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए 2012 में विश्व हाथी दिवस बनाया गया था। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, किसमें है? ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। 72nd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसने बोला? तो नॉर्मन मायर्स का नाम याद रखेंगे, 1988। बिल्कुल करेक्ट है। जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था आर्थर हैरिस ने। नाम याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी, आर्थर हैरिस, 1916। ठीक है, अमेरिका के वनस्पति शास्त्री थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 73वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की रामसर साइटों के संबंध में। तो रामसर साइट अभी टोटल 85 हो चुकी हैं। अगर कुछ चेंज हुआ है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक याद है अभी 85 है और तमिलनाडु की 3 नई साइट्स ऐड की गई हैं। ठीक है, तो 85 हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट 18 है ना, 18 तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी आता है। तो यूपी में कितनी है? 10 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसमें कुछ चेंज है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब यूपी की रामसर साइटों से पूछा गया है। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और हम लोग वेटलैंड डे कब मनाते हैं, इसका थीम क्या था, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य संत कबीर नगर और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है देखते जाइए। तो पार्वती अर्गा गोंडा, पार्वती अर्गा गोंडा में है, समन मैनपुरी में है, बिल्कुल करेक्ट। समसपुर रायबरेली, समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है। बखीरा है संत कबीर नगर में। ठीक है, बाकी दोनों करेक्ट हैं। 1 और 2, ऑप्शन ए राइट होगा। 74th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। देखिए पहले सारे स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता को यथास्थान संरक्षण। यथास्थान का मतलब इन सीटू कंजर्वेशन, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसके बारे में बोला जाता है। इसके माध्यम से इसको बनाए रखा जाता है। फिर है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। थर्ड है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। और फोर्थ है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं। ठीक है, अब इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। 75th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नॉकनी सिंड्रोम के बारे में। तो नॉकनी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड के प्रदूषण की वजह से। बिल्कुल सही है। और पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो आपको याद रखना है, पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। वो किस फॉर्म में लेते हैं? तो पहले नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्रेट में, देन वो कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है। थर्ड है, खैर वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में खैर पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 76 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो अधिकतम लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और जो वेस्ट टू ईस्ट है अधिकतम चौड़ाई वो 2933 है। बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता था वर्ष 2005 में सुनामी की लहरों के कारण डूब गया था। तो दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और वो 2004 में, ना कि 2005 में, सुनामी में डूब गया था। फिर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। बिल्कुल सही है, 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, हम जब इन जो हमारे यहाँ का देशांतर है उसके बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे, हर एक डिग्री को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि 2 घंटे का अंतर है। और जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है उससे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उससे 5.5 घंटे का डिफरेंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 to 4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 77 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, भारत की जो मेरिडियन लाइन है वो गुजरती है 5 राज्यों से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया है। भारत का जो आधिकारिक भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र मानकर निर्धारित किया गया है, जिसका निर्धारण भोपाल में स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, इसका निर्धारण किया जाता है दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। अब ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ है? तब आप यहाँ पे भोपाल दे दिया गया, जबकि वो दिल्ली में है। और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, पहला और तीसरा करेक्ट है। 78 क्वेश्चन देखिए, भारत के साथ अपनी भूमि साझा करने वाले देशों के संबंध में सही विकल्प चुनना है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश और
म्यांमार है, दक्षिण पूर्व में श्रीलंका है, दक्षिण पश्चिम में मालदीव है। सारे ही करेक्ट हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। बहुत ईजी प्रश्न है। 79वां क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है भारत जो अपनी सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया जा रहा है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे छोटा, हाँ बिल्कुल सही है ये, जनसंख्या की दृष्टि से दिया गया सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा कौन सा है, लक्षद्वीप है। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहाँ पर मैंने देखिए एक चीज़ इनकरेक्ट कर दी थी, ये पुदुचेरी यहाँ पर है और मैंने लक्षद्वीप बोल दिया था, क्योंकि राइट आंसर लक्षद्वीप है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा यूटी जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया ये। तो राइट आंसर इसका जो होगा, ऑप्शन देख लेते हैं 1, 2, 3 किस में करेक्ट है, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बिल्कुल सही है। अगला जो है सिक्किम राज्य, इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन से, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, मतलब जहाँ पर ये आपस में इंटरसेप्ट करती हैं, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सूरजपुर है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके सेट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप पूछ सकते हैं। इसके साथ में आप जूनियर असिस्टेंट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 या 2025 और आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और साथ में जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। करना क्या है आपको, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप से आप अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, जो जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको अपना कोर्स ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।